नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे कोविड-19 और आयुर्वेद की। पूरी दुनिया कोविड-19 की चुनौती से जूझ रही है। हम जानते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण और महामारी को आगे बढ़ने से रोकने में अच्छी प्रतिरोधक क्षमता यानी अच्छी इम्यूनिटी काफी मददगार है। और आयुर्वेद में कई ऐसी औषधियां हैं जिससे इम्यूनिटी को दुरुस्त किया जा सकता है। हाल ही में आयुष मंत्रालय के दिल्ली स्थित अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की जनरल में प्रकाशित एक केस स्टडी में यह दावा किया गया है कि आयुर्वेद की दवाओं के इस्तेमाल से कोरोना के हल्के और मध्यम लक्षणों वाले रोगियों का उपचार संभव है। आज आयुष्मान भव में हम जानेंगे कोरोना के लक्षणों पर आयुर्वेदिक दवाओं के असर के बारे में, जानेंगे कैसे आयुर्वेद के जरिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और किन आयुर्वेदिक उपायों को अपनाकर कोविड जैसी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा तमाम और ऐसे पहलू हैं जो कोविड-19 और आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। इन सब पहलुओं को आज हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे और इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़े हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर वैद्य के.एस. धीमान, जो कि महानिदेशक हैं केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिमन्यु कुमार, वाइस चांसलर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कोविड पर आयुर्वेद के असर को लेकर चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के जर्नल में प्रकाशित केस स्टडी क्या कहती है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के इलाज के लिए कारगर दवाएं और वैक्सीन खोजने में जुटी है। भारत में आयुर्वेद के जरिए भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और इसका इलाज खोजने की कोशिशें जारी हैं। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के डॉक्टरों ने कोविड-19 मरीजों पर आयुर्वेदिक दवा काफी असरदार होने का दावा किया है। उनका कहना है कि आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक फीफाट्रोल दवा कोविड मरीजों में इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर पाई गई है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के डॉक्टरों ने दावा किया है कि दवा के सेवन से केवल 6 दिनों में ही मरीज कोविड नेगेटिव हो गया। मरीज को फीफाट्रोल दवा के साथ साथ आयुष्क्वाथ, शेषमणि वटी और लक्ष्मी विलासा रस भी दिया गया था। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के जर्नल ऑफ आयुर्वेद में पब्लिश इस रिपोर्ट के अनुसार 30 साल के एक स्वास्थ्य कर्मी को टाइफॉइड हुआ था। इसके बाद जांच में मरीज कोविड पॉजिटिव भी पाया गया। 2 दिन के अंदर ही मरीज को बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, स्वाद न आना जैसे लक्षण पाए गए। इस वजह से मरीज को इलाज के लिए एडमिट किया गया। इस मरीज का पूरी तरह से आयुर्वेद के जरिए इलाज किया गया। सिर्फ 6 दिनों में ही न सिर्फ मरीज स्वस्थ हुआ, बल्कि इसे माइल्ड से मॉडरेट स्थिति में जाने से भी बचाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि पहले दिन से ही मरीज को 500 mg फीफाट्रोल की 2 डोज दी गई। इस दवा के साथ मरीज को आयुष्क्वाथ, च्यवनप्राश, शेषमणि वटी और लक्ष्मी विलासा रस जैसी आयुर्वेदिक दवा दी गई। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों पर स्टडी की जानी चाहिए। फीफाट्रोल दवा पर भोपाल एम्स के डॉक्टर भी अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने इस दवा को आयुर्वेद एंटीबायोटिक का उपनाम दिया था। आइए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर धीमान, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, इस केस स्टडी के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। पहले बताइए कि जो आयुर्वेद है वो महामारियों और खासकर जो संक्रामक रोग हैं उसके मैनेजमेंट को लेकर क्या कहता है। धन्यवाद प्रीति जी। आयुर्वेद में इन महामारियों के जनपदोध्वंस के नाम से इन महामारियों का वर्णन बहुत पहले से मिला है और 4 मुख्य कारण इसमें बताए गए हैं कि जब भी वायु, जल, देश और काल यानी एयर, वाटर, सॉइल एंड सीजन, इनमें जब भी कोई विकृति आएगी और उस विकृति से एक साथ बहुत सारे लोग पीड़ित होंगे, जबकि ऐसी बीमारी होने की संभावना उस व्यक्ति या उस जगह के लोगों में पहले बिल्कुल नहीं थी, ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे ये बीमारी हो, तो उसको संक्रामक रोग, उसको महामारी का रोग का नाम दिया जाता है। और जब एक साथ बहुत सारे लोग, एक से दूसरा व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसको अपसर्गिक रोग के नाम से सुश्रुत संहिता में, जिसको आज हम ट्रांसलेट करके कम्युनिकेबल डिजीज या कंटेजियस डिजीज के नाम से जानते हैं, ये भी बहुत अच्छे से
वर्णित मिलता है। इसके उपचार को लेके अगर हम बात करें तो ऐसी महामारी हो जाने के समय करना क्या चाहिए? उस समय अगर कोई कॉम्प्लिकेशन की स्थिति नहीं है या रोगी जो है वो बहुत गंभीर अवस्था में नहीं है, तो उस उन रोगियों को बाकी लोगों को बचाने के लिए या उस रोगी के लिए पंचकर्म चिकित्सा, रसायन का प्रयोग और दूसरे जो औषधियाँ हैं उनका उपयोग करें। इसके साथ-साथ उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात भी करी है, जिसमें पूरा बॉडी माइंड की अप्रोच है, सद्वृत्त का पालन। सद्वृत्त के पालन के अंतर्गत सब कुछ मैडम आ जाता है और अंतिम शब्द उन्होंने एक प्रयोग किया है, उत्तिर आत्मनः। ये शायद पहले लोगों ने नहीं सुना होगा, परंतु आयुर्वेद में ये व्यवस्था भी दी है कि ऐसे रोगों के समय में व्यक्ति को अपने आप को आइसोलेट करना है। जैसे आज हम पीपी के द्वारा हम पब्लिक में अपने को आइसोलेट कर रहे हैं, व्यक्तिगत आइसोलेशन हो रही है और मास आइसोलेशन के लिए ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय में बहुत ज्यादा कांटेक्ट ना रहे। तो ये ओवरऑल महामारियों के बारे में और कंटेजियस डिजीजेस के बारे में आयुर्वेद में विस्तृत रूप से इसकी चर्चा है। बिल्कुल। डॉक्टर अभिमन्यु कुमार, आपका नज़रिया क्या है? आयुर्वेद जो कोविड क्राइसिस है, ये जो संकट है, इसे संभालने और नियंत्रित करने में आयुर्वेद का क्या रोल है? इसमें आप और क्या जोड़ना चाहेंगे? जी देखिए, अगर पूरे इस क्राइसिस के सिनेरियो को अगर हम देखें तो हम इसको 3 भागों में बाँट सकते हैं और इन 3 एरियाज़ में देखते हैं कि आयुर्वेद कैसे हेल्प करने वाला है। पहला तो प्रिवेंशन का है कि हम कैसे डिजीज़ को प्रिवेंट करें, फैलने ना दें और ये सबसे महत्वपूर्ण भी होता है। दूसरा इसके बाद आता है मैनेजमेंट की बात, कि अगर इन्फेक्टिव केस है, तो हम उस समय कैसे अगर माइल्ड है तो मॉडरेट में ना जाने पाए, सीवियरिटी को हम रिड्यूस कर सकें और अर्ली रिकवरी हो। और तीसरा एस्पेक्ट होता है कि पोस्ट कोविड क्योंकि ये देखा गया है कि जिन केसेस को एक बार इन्फेक्शन हो चुका है, प्रभावित हो चुके हैं, ठीक होने के बाद उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस दोबारा से आते हैं। तो ये जो पोस्ट कोविड इश्यूज़ है, इसमें भी आयुर्वेद का बहुत अच्छा योगदान हो सकता है। बिल्कुल। ये जो केस स्टडी हुई है प्रोफेसर धीमान, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और क्या बताएंगे? ये एक मरीज पर की गई थी। ये केस स्टडी क्या-क्या बताती है? ये केस स्टडी अपने आप में एक बेंचमार्क स्थापित करती है कि आयुर्वेद की, देखिए उसमें जो चिकित्सा व्यवस्था मैनेजमेंट जो उस रोगी की गई है, वो आयुर्वेद की होलिस्टिक अप्रोच से की गई है। हुँ, उसमें मात्र एक दवाई उसमें नहीं दी गई, एक सिंगल मॉलिक्यूल उसमें नहीं दिया गया। तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जहाँ आम पाचन के लिए क्वाथ की व्यवस्था की है, दूसरी औषधियाँ दी गई हैं, लक्ष्मी विलास रस तक दिया गया है और शायद ये फीफाट्रोल करके एक ड्रग का प्रयोग भी इसमें किया गया है। तो ये होलिस्टिक अप्रोच है और ये आयुर्वेद से बाहर के लोगों को नई बात लगती होगी, परंतु ये आयुर्वेद में एक सामान्य सी प्रक्रिया है और इस प्रकार से इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट व्यवस्था से भी और भी दूसरी औषधियों का उपयोग करके ऐसी लोगों के, बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं और आगे की चर्चा में शायद वो अनुभव हम भी आपसे शेयर करेंगे। ये बहुत सही बात है कि ऐसा प्रयोग जो है वो सफल है और आगे भी रहेगा। मैं चाहूँगी आप वो जो अनुभव के बारे में बताना चाह रहे हैं, वो बताएँ और लोगों पर क्या अनुभव रहा है? देखिए इस प्रकार बहुत सारे अनुभव, सबसे पहली अगर कोविड-19 के रोगियों पर एक क्लिनिकल ट्रायल का काम अगर हुआ है, सिस्टमैटिक आरसीटी टाइप का क्लिनिकल ट्रायल, वो अप्रैल 2020 में वेदांता हॉस्पिटल में चला है, जिसमें आयुर्वेद की शास्त्रीय 2 औषधियां, गुडुचि, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया एंड पिप्पली और ये पाइपरलॉन्गम, इसका एक कॉम्बिनेशन जो है वो एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को जो रैंडमली सिलेक्टेड थे उनको दिया गया है और दूसरे ग्रुप में जो स्टैंडर्ड केयर थी वो दी गई है और उनमें भी कोई भी पेशेंट जो था उनका उस ग्रुप में जो आयुर्वेद से ट्रीट किया गया है, कोई पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में नहीं गया और 6 से 8 दिनों में सारे पेशेंट जो हैं वो ठीक होके गए हैं। ये स्टडी लगभग पब्लिकेशन के वर्ज पे है और मैं समझता हूँ कि इस नवंबर महीने में ये एक स्टैंडर्ड के पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश हो जाएगी।
इस स्टडी को मेदांता हॉस्पिटल के साथ सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंस ने पूरी सहयोग और सपोर्ट जो है वो किया है। यानी अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग रिसर्च जो हैं वो चल रही हैं और आगे और भी स्टडी हमारे सामने आ सकती हैं आयुर्वेद और कोविड-19 को लेकर। डॉक्टर कुमार, कोविड मैनेजमेंट को लेकर आपकी जो रिसर्च है वो क्या कहती है, क्या बताती है? जी हाँ, देखिए हमारी यूनिवर्सिटी में जो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर में स्थित है, हुँ, इसमें हमने जैसे ही ये संक्रमण की स्थिति आई, अ, हम लोगों ने इस पे वर्कआउट करना शुरू किया और इसी बीच में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की एडवाइजरी भी इशू हुई। हुँ, उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखने के बाद जो रिसर्च प्लान की उसमें हमने ये बहुत इनिशियल स्टेज पे थी, जबकि ये जून के आसपास का टाइम था। तो हमने उसमें क्योंकि उस समय एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी एडमिट किए जा रहे थे। तो हमने ऐसे 40 एसिम्प्टोमेटिक लेकिन पॉज़िटिव केसेस को इनको लिया और इनको हमने केवल एक ड्रग जिसको कि गुडुची बोलते हैं और सामान्य भाषा में इसको गिलोय के नाम से भी जानते हैं सभी लोग। हुँ, तो इसका हमने घनसत्व बनाया, घनसत्व का मतलब होता है कंडेंस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में और इसकी 500 मिलीग्राम मात्रा सुबह और 500 मिलीग्राम शाम को दी गई और ये सारे एडमिटेड केसेस थे जो कि जोधपुर शहर के जो कोविड सेंटर था उसमें ये एडमिट केस थे। इनको देने के बाद ये पाया गया है कि जो एस्टेब्लिश्ड जो एक चल रहा था एलोपैथी का कि एससीक्यू दी जाती थी पेशेंट्स को, तो हमने उनके साथ जब कंपेयर किया तो ये पाया कि जिन केसेस को हमने ये गुडुची दी थी, उनको 3 से लेके 5 दिन पहले वो केसेस नेगेटिव हो गए। तो एक ये बड़ी उत्साहजनक बात रही उस समय और दूसरा ये था कि हमने उसके बाद भी उनको गुडुची देना जारी रखा हुँ, हुँ, और ये देखा कि उनमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। नहीं, अक्सर ये होता है कि ठीक है नेगेटिव हो गए, बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं या हुँ, री-इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये देखा कि 30 डेज़ के बाद भी वो पूरी तरीके से लोग स्वस्थ रहे। तो हुँ, ये पहला एक ब्रेक थ्रू मिला था और ये स्टडी हम लोगों ने पेपर के रूप में एक बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में यूके में सबमिट की है। मैं समझता हूँ जल्दी ही वो प्रकाशित होगी। ठीक है। और प्रोफेसर धीमान, एक चीज़ समझना चाह रही थी मैं आपसे, ये जो फीफाट्रोल आयुर्वेद दवा है जिसका इस्तेमाल किया गया, इसे एंटीबायोटिक का नाम दिया गया। ये कैसे है, ये क्या है? थोड़ा समझाइए इसे। मैं केवल इसके बारे में इतना ही कह पाऊंगा कि ये एक एमिल करके कंपनी है, उसके द्वारा निर्मित है। मैं इसके बारे में इससे ज्यादा कुछ जानता नहीं। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए प्रोफेसर धीमान कि बचाव सबसे अच्छा तरीका है, ये ना सिर्फ कोविड को लेकर बल्कि हर बीमारी को लेकर कहा जाता है। हम जानते हैं कि कोरोना से बचने के लिए मास्क लगातार पहनने को लेकर, सामाजिक दूरी बनाए रखने को लेकर, हाथ धोने को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक भी हुए हैं। इसके अलावा अगर आयुर्वेदिक नज़रिए से देखें तो कॉमन जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं यानी बचाव के जो उपाय हैं वो क्या हैं? अ, मैं प्रीति सिंह जी, आपका ध्यान फिर से दोबारा आयुर्वेद के हजारों जी। साल पहले लिखी स्क्रिप्चर के ऊपर ले जाना चाहूंगा। हुँ, उन्होंने ऐसे संक्रामक रोगों के लिए जो कारण बताए और उन सभी कारणों का उपयोग आज हम मास्क के रूप में, डिस्टेंसिंग के रूप में और हाथ धोने के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। वो सारी की सारी वहां पर उपलब्ध हैं। वो बार बार किसी का स्पर्श हो, हम दूसरे की सांस के रेंज में जाएं, निश्वासात, और एक साथ खाना पीना, ऐसा बोलना और एक आसन पर बैठना सोना हुँ, और एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग की जाने वाली कॉस्मेटिक्स, माला ऑर्नामेंट्स वगैरह का उपयोग करना, ऐसे जो कारण हैं, इन सभी को वर्जन करने के लिए हमने ये अपने संक्षिप्त रूप में 3 चीजों पर लेके आए हैं जो आज सब जगह प्रचार हो रहा है कि सांस से बचने के लिए आप गंदी वायु से बचने के लिए आप मास्क का प्रयोग करें, एक दूसरे से स्पर्श ना हो तो डिस्टेंस मेंटेन करें और आप हाथ धोएं, जिससे जिसको सदबित के अंदर भी आता है। तो ऐसा करने से संक्रामक रोगों से एक तो ये बातें सारी जो कारण बताए हैं उनका सेवन ना करना, उनका फॉलो ना करना, उन कारणों को तो हम बच सकते हैं। एक बात ये हो गई। ठीक है। दूसरा पहलू बचाव का जो आयुर्वेद में बताया है कि ये कोई हमारे उद्देश्य का पहला पार्ट है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण।
ये आयुर्वेद का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। तो उसमें जो कारण है उनको हम अब्सटेन करें, उनसे प्रोटेक्ट करें। दूसरा स्वास्थ्य रक्षण का कारण है कि आप अपने स्वास्थ्य को संवर्धित रखें, हेल्थ प्रमोशन की बात करें, तो उसमें आपका खान-पान, आपका रहन-सहन, ये 2 चीज़ें बहुत ठीक होनी चाहिए। आपका नियमित और पुष्ट आहार आपको मिले और आप की जीवनचर्या जो है वो स्वस्थ हो, जिस जीवनचर्या में आपकी फिजिकल एक्टिविटी, व्यायाम कह लें, योग कह लें और सद्वृत का पालन कह लें, और इसके साथ-साथ हेल्थ प्रमोशन के लिए रसायन की बात जो की है, तो रसायन के का मतलब यहाँ पर इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात है, परंतु रसायन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा इस प्रिवेंटिव मेजर में कि आज के समय में तो लोग सेंसिटाइज़ हुए हैं रसायन के बारे में, इम्यूनिटी बूस्टिंग के बारे में, परंतु ये केवल कोविड से तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें इसको जीवनचर्या का पार्ट बनाना चाहिए और रसायन का उपयोग किसको, कौन-सा रसायन और कब प्रयोग में लाना है, ये सब बातें एक वैद्य जो है वो उस व्यक्ति को ठीक रूप से बता पाएगा। तो इन सारी बातों का पालन करते हुए हम किसी भी रोग से इंक्लूडिंग कोरोना 19 से बचाव कर सकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर कुमार, प्रिवेंशन को लेकर एक जो जनता है उसको आप क्या राय देंगे? कोरोना से प्रिवेंशन को लेकर क्या किया जा सकता है? जी हाँ। जैसा कि अभी प्रोफ़ेसर धीमा जी ने बताया और जनसामान्य में प्रचलित भी है कि हमें उन कारणों को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि जो इससे कि ये इन्फेक्शन फैलने में सहायक होते हैं। तो निश्चित रूप से जो मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात जो आती है, हैंड सैनिटाइज़ेशन की बात होती है, ये तो सभी को निर्विवाद रूप से करना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं कुछ और बातें भी ऐड करना चाहूँगा। ख़ास तौर से जो हमारा घर है, क्योंकि एक लंबा समय है या ऑफ़िस है, लंबा समय हमें वहाँ बिताना होता है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कुछ खिड़कियाँ हम खोल के रखें, ताकि एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर हो। क्योंकि हमें नहीं मालूम होता है कि उस रूम में कौन आया है, क्या वो हुँ, हुँ, कैरियर के रूप में था, इन्फेक्शन लेके आया था। तो ये एक अगर किसी तरीके से उस रूम में अगर इन्फेक्शन आया भी है, तो प्रॉपर एयर सर्कुलेशन से क्लियर होने की संभावना उसकी काफ़ी अच्छी रहती है। दूसरा ये है कि जैसा कि हमेशा हम लोग बताते हैं कि एक दिनचर्या में कुछ चीज़ों को शामिल ज़रूर कर लेना चाहिए। जैसे कि सुबह और शाम हल्दी वाला दूध पीना है और इसमें भी बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कितनी लेनी है हल्दी। तो 1 हुँ, गिलास दूध में केवल आधा चम्मच हल्दी डाल के और उसको पीना चाहिए। अ, हमेशा जब भी पानी पिएँ, प्रयास ये करें कि गुनगुना पानी हो। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बॉयल करने के बाद रख देते हैं और उसको पीते रहते हैं। मेरे विचार में वो ठीक नहीं है। पानी गुनगुनापन उसमें रहना ज़रूरी होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ नियमित रूप से करनी चाहिए सुबह और शाम को। इसमें जो अनुलोम-विलोम की प्रक्रिया है वो बहुत ही हेल्पफुल होती है और जो हमारी लंग की कैपेसिटी है, इससे ये इंक्रीज़ होती है। और किसी कारण से अगर इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है किसी को या होता है, हुँ, तो इस इंक्रीज़्ड कैपेसिटी की वजह से जो लंग्स का कंसोलिडेशन है या जो ऐसी समस्याएँ होती हैं ब्रीथिंग से रिलेटेड, उसमें काफ़ी रिलीफ़ मिलता है। इसके अलावा जो मेडिटेशन है, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये जो सब स्थिति चल रही है कोरोना क्राइसिस की, तो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस लगभग हर व्यक्ति को बना हुआ है। हुँ, उसका लेवल अलग-अलग हो सकता है। तो हमें ये चाहिए कि एक बहुत ज़्यादा अगर समय नहीं है, तो कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए हम मेडिटेशन रोज़ करें। सामान्य सी एक जो रसायन की बात प्रोफ़ेसर धीमान जी ने कही, तो एक बहुत ही सामान्य और बहुत ही इफ़ेक्टिव रसायन जिसको हम च्यवनप्राश के नाम से जानते हैं। इसको सुबह-शाम लिया जा सकता है। 2 चीज़ें और भी बहुत ज़रूरी हैं, हम काम ज़रूर करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नींद भरपूर लें। और नींद के साथ-साथ जो ज़रूरी ये होता है कि हमारी डाइट अ, अभी भी जैसा कि एक कोरोना पीरियड में हुआ था कि सब लोग घरों में थे, तो थोड़ी-सी लिबर्टी भी रही लोगों की। तो लेकिन चाहिए कि अभी जो डाइट है हमारी वो न्यूट्रिशियस डाइट हो और हम बहुत ज़्यादा अभी अ, हेवी फूड, जंक फूड इससे अपने को बचा के रखें।
तो मैं समझता हूँ ये सारी प्रक्रिया को अगर हम लोग अपने लाइफ़स्टाइल का पार्ट बना लेंगे, बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है। बिल्कुल। लेकिन एक बार अगर हमने इसको अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया, मैं समझता हूँ कि हम बहुत हद तक इस कोरोना की समस्या से अपने को बचा के रख पाएँगे। ठीक है। ठीक है। और प्रोफेसर दीवान, क्योंकि जो केस स्टडी थी जिसकी हमने बात की वो काफ़ी उत्साहजनक रही है। जो भी केस स्टडी अब तक की गई हैं आयुर्वेदिक दवाओं के असर को लेकर, उससे अब आगे की रिसर्च को लेकर किस तरह की संभावनाएं बन रही हैं? प्रीति सिंह जी, मैं इससे पहले अगली संभावनाओं पे जाऊं, मैं और शेयर करना चाहूंगा। मैंने केवल आयुष मंत्रालय और सीसीआरएस के जो एक स्टडी का वेदांता वाली का उदाहरण दिया है, जी। परंतु आयुष मंत्रालय ने बहुत ही बड़े स्तर पर रिसर्च एक्टिविटीज को इनिशिएट कर रखा है। मैं जरा सा बताइए। अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जी। सबसे पहले वेरी बिगिनिंग अप्रैल और मई में कंटेनमेंट जोन्स में लोगों को सेंसिटाइज करना और उनको प्रिवेंटिव मेडिसिन देना, जिसके रूप में हमने गुडुचि, सुदर्शन घनबटी और अश्वगंधा जैसी दवाइयों का वितरण किया। तो दिल्ली में 12,000 लोगों को कंटेनमेंट जोन में और भारत भर में 14 स्टेट्स में 30,000 लोगों तक अप्रोच जो है वो हमने काउंसिल के माध्यम से की है। और उसमें जो हमने रिजल्ट पाए हैं, वो एनालिसिस की अभी हुई है, तो ऐसे एरियाज में जहां नहीं हुआ था ऐसा इंटरवेंशन, वहां की अपेक्षा लोगों का पॉजिटिव होना और कॉम्प्लिकेशन में जाने की संभावना अधिक रही है। जिन एरियाज में ये मेडिसिन दी गई हैं उनमें बिल्कुल नहीं हुआ है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का, नीति आयोग के दिशा दर्शन के अंतर्गत एक टास्क फोर्स का निर्माण किया, जिसमें सीएसआईआर, आईसीएमआर, आयुष मंत्रालय को एक साथ लाकर और यूजीसी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर भूषण पटवर्धन जी जिसके चेयरमैन रहे, एक लंबी चौड़ी स्टडी का डिजाइन बना। जो डिजाइन जो थे आरसीटी प्रकार के डिजाइन हैं और 3 दवाइयां इसमें ली गई हैं, 4 दवाइयां इसमें ली गई हैं। अश्वगंधा है, गुडुचि है और यष्टि मधु है, जिसको मुलट्ठी के नाम से हम जानते हैं। और एक हमारी काउंसिल की बनी हुई दवाई है पहले से, आयुष 64, जो कि वास्तव में बनी तो मलेरिया के लिए थी, परंतु हमने पिछले 2 सालों में उसका उपयोग वायरल इन्फेक्शन, फ्लू लाइक इलनेस में भी करके देखा और वो कारगर पाई गई और इनका उपयोग इन ट्रायल्स में चल रहा है। तो काउंसिल ने आयुष 64 का 3 केंद्रों पर आरसीटी ट्रायल का जिम्मा लिया था और हमने 25 अक्टूबर को वो पूरे ट्रायल खत्म कर दिए, जिसकी एनालिसिस चल रही है और आगे आने वाले समय में ये पब्लिश होंगी। आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि मंत्रालय ने इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ को भी हमारे इस काम की मॉनिटरिंग, पब्लिकेशन और डाटा क्लीनिंग और डाटा एनालिसिस में हमें साथ में लाए हैं और वो सारा डाटा उनके पास जाता है एनालिसिस के लिए और तब ये पब्लिकेशन के लिए आगे जाता है। तो और अश्वगंधा, गुडुचि, पिपली और यष्टि मधु ये ट्रायल सीएसआईआर ने अपने जिम्मे लिए हैं, जो कि 9 जगह पर और चल रहा है। और आयुष 64 का नागपुर, चंडीगढ़, नागपुर, चंडीगढ़ और पीबीए कॉलेज में ये हम पूरा कर चुके। और इसके बाद एक और काम किया हमने साइंटिफिक, जब हमने देखा कि आयुष 64 से हमारी जो प्रिलिमिनरी स्टडीज हुई थी, 3 से 5 दिन में लोग नेगेटिव हो रहे हैं, कोरोना नेगेटिव हो रहे हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो सीएसआईआर का बड़ा इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है, इसमें हमने आयुष 64 की डॉकिंग स्टडी कराई इन सिलिको। और उसमें डॉकिंग स्टडी में भी ये पाया गया कि आयुष 64 के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, दे आर वेरी मच साइमुलेटिंग एंटी टू कोरोना 19 प्रोटीन्स। तो ये स्टडी भी मेरे ख्याल में इस महीने में पब्लिश होगी। और इसके अलावा आरसीटी की प्रोफाइलेक्टिक स्टडीज और हमारी काउंसिल जो है वो मंत्रालय के दिशा दर्शन में कर रही है, जिसमें चौधरी ब्रह्म प्रकाश में दिल्ली में और लखनऊ के केजीएमयू यूनिवर्सिटी में ये आरसीटी स्टडीज प्रोफाइलेक्टिक जो है वो च्यवनप्राश के साथ करने इनिशिएट हुई हैं, जो कि ऑलरेडी चल रही हैं। तो ये तो हमें हमारी जानकारी में जो था, इस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार, केरला सरकार जो है वो अपने स्तर पर बड़ी बड़ी प्रोफाइलेक्टिक एज वेल एज दूसरी स्टडी जो है वो कर रही हैं। और आयुष मंत्रालय और सीसीआरएस
ऐसी सारी आयुर्वेद की स्टडीज को यहाँ से मेंटर कर रहा है। जहाँ मेडिसिन की जरूरत है मेडिसिन दे रहा है, प्रोटोकॉल की जरूरत है वहां पर प्रोटोकॉल उनको शेयर किया जा रहा है, जी। और एनालिसिस में जहाँ उनको आवश्यकता है तो हम उस ठीक। प्रकार से सहयोग भी करें। तो लंबे बड़े स्तर पर जी। ये रिसर्च की एक्टिविटीज की अपॉर्चुनिटी को काउंसिल और जी। मिनिस्ट्री ले रही है। ठीक है। और डॉक्टर कुमार, आखिर में मैं आपसे चाहूँगी, जैसे आपने बोला था कि जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उस पर भी आयुर्वेद किस तरह से काम कर सकता है, इस पर भी काफ़ी कुछ किया जा रहा है। और खासकर हम देखें तो पोस्ट कोरोना यानी कोरोना के बाद का जो समय है उसकी भी तमाम चुनौतियां हैं, तो इसे लेकर आयुर्वेद में क्या संभावना है? देखिए ये जो एस्पेक्ट है ये एक तरीके से नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट ही रहा, क्योंकि हमने शुरुआत में और बाद में भी जो फिजिकल कंपोनेंट था, जो शरीर से रिलेटेड था, उसके ऊपर किया। लेकिन ये एक ऐसा पक्ष है कि जिसमें जो प्रभावित नहीं है, इवन जो पेशेंट्स हैं उनकी स्टडी करने पे उनके जो परिवार के लोग हैं उनके बारे में, उनकी हम्म। मानसिक स्थिति के बारे में जब अध्ययन किया गया, तो ये पाया गया कि इस बात की संभावना कि ये डिजीज़ आपको हो सकती है और कभी भी हो सकती है, ये एक अपने में बहुत बड़े स्ट्रेस का काम करता है। हम्म। और जैसा कि हमें मालूम है कि जब हमारा माइंड एक कंटीन्यूअस स्ट्रेस में रहेगा, तो इससे बहुत सारे न्यूरोकेमिकल्स हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, जो कि हमारे लगभग बॉडी के हर सिस्टम को अफ़ेक्ट करते हैं। हम्म। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम हमारा इम्यून सिस्टम होता है। तो हम एक तरफ इम्यूनिटी की बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरा कुछ ऐसा हमारे दिमाग में चल रहा है कि जो कि उस इम्यूनिटी को कम भी कर रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे हमें किसी मेडिकेशन की भी बहुत ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा-सा समय निकालने की ज़रूरत है। हम अगर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, और बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, आप सवेरे 5 या 10 मिनट और शाम को कर सकें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, सवेरे बहुत जल्दी आपको निकलना है, तो आप जो वर्क प्लेस है आपका 5-10 मिनट बड़े आराम से आप वहाँ निकाल सकते हैं। और अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि कई सारी स्टडीज़ में भी पाया गया है कि जो हमारा स्ट्रेस लेवल है या जो ये स्ट्रेस की सिचुएशन है, इसको हमारा ब्रेन अच्छे से हैंडल कर सकता है। ठीक और है। जो इसका जो हम एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ये एक लेटेस्ट एक एस्पेक्ट जी। है। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सभी दर्शक लोग इस पे काम करेंगे, तो ये बचाव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अस्त्र जी। हमारे लिए होगा। जी। जी, और इसी के साथ जो आज के अंक का समय है वो यहीं पूरा हो गया है। प्रोफेसर धीमान और डॉक्टर कुमार, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो कोविड-19 के लक्षणों को ठीक करने के लिए आयुर्वेद बड़ा मददगार साबित हो सकता है, और आज के समय में हर किसी को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत है। और जैसा अब हमें यहाँ विशेषज्ञों ने भी बताया कि मानसिक तौर पर भी मजबूत होने की ज़रूरत है, और आयुर्वेद में ऐसे तमाम औषधियाँ हैं, योग में ऐसे तमाम गुण हैं, या कहें ध्यान में इतनी शक्ति है कि ये सब मिलाकर अगर हम दिनचर्या में शामिल करें तो हम अपने आप को और मजबूत बना सकते हैं और कोविड जैसी कई बीमारियों को खुद से कोसों दूर रख सकते हैं। तो आप भी अपनाइए आज दी गई सलाह और सुझाव, और साथ ही आपके जो सुझाव हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, राय है, उसका हमें इंतजार रहता है। YouTube पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।